हेलो डियर फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल रतन तंवर पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ पे टॉपिक ले रहे हैं एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइमों की क्या प्रवृत्ति होती है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एंजाइम। एंजाइम का अर्थ क्या होता है? एंजाइम एंजाइम का मतलब होता है ईस्ट, यानी ईस्ट में सबसे पहले एंजाइम की जो खोज है वो ईस्ट में की गई थी। किस में की गई थी? ईस्ट में की गई थी। एंजाइम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कोहने ने ईस्ट विलियन के लिए किया था। यानी सबसे पहले बात आती है एंजाइम शब्द का प्रयोग है वो किसने किया था? कोहने ने किया था, ईस्ट विलियन के लिए 1878 में किया था। और इसकी एंजाइम की जैव उत्प्रेरक के रूप में पहचान है वो ब्रिजलियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। एंजाइम की खोज है वो की थी एडवर्ड बुकनर ने ईस्ट में जाइमेज एंजाइम की खोज की थी। कौन से एंजाइम की खोज की थी? जाइमेज एंजाइम की खोज की थी। प्रोटीनीय एंजाइम राइबोजाइम, ये जो एंजाइम होता है प्रोटीनीय होता है, यानी इसमें प्रोटीन है वो नहीं पाई जाती है। इसकी शेक और अल्टमान ने खोज की थी प्रोटीनीय एंजाइम राइबोजाइम की। प्रोटीनीय एंजाइम राइबोजाइम की। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एंजाइम शब्द किसने दिया? कोहने ने। एंजाइम की जैव उत्प्रेरक के रूप में पहचान किसने की? ब्रिजलियस ने। एंजाइम की खोज किसने की? एडवर्ड बुकनर ने। प्रोटीनीय एंजाइम राइबोजाइम की खोज किसने की? टी टेक व अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने प्रोटीनीय एंजाइम राइबोजाइम की क्या की थी? खोज की थी। तो सामान्यतः इन प्रश्नों में से एग्जाम में कंपटीशन में पूछा जाता है। अब इसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि एंजाइम है वो क्या होते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब देखो एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम की परिभाषा है प्रोटीन प्रकृति के कार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन प्रकृति के कार्बनिक पदार्थ जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। क्या कहलाते हैं? एंजाइम। यानी प्रोटीन प्रकृति के कार्बनिक पदार्थ जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? एंजाइम। एंजाइम क्या कार्य करते हैं? ये एंजाइम जो छोटे छोटे अणु हैं उनको बड़े अणु में बदलने का, और जो बड़े अणु हैं उनको छोटे अणु में बदलने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। ये कहलाते हैं एंजाइम। ये प्रोटीन प्रकृति के हैं वो पाए जाते हैं। सामान्यतः जो एंजाइम होते हैं वो कौन सी प्रकृति के होते हैं? प्रोटीन प्रकृति के एंजाइम है वो पाए जाते हैं। इनमें केवल जो एक्सेप्शन अपवाद आता है वो आता है राइबोजाइम। ये जो एंजाइम होता है ये अप्रोटीनीय प्रकृति का एंजाइम है, यानी ये प्रोटीन से मिलकर नहीं बना होता। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो पूरे के पूरे प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, जैसे पेप्सिन एंजाइम होता है, प्रोटीनीय एंजाइम होता है, प्रोटीन से मिलकर वो बना होता है। यहाँ तक हमने पढ़ा है कि एंजाइम की परिभाषा क्या है? प्रोटीन प्रकृति के कार्बनिक पदार्थ जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में जैव उत्प्रेरक का क्या करते हैं? कार्य करते हैं, उन्हें कहा जाता है एंजाइम है वो कहा जाता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं उपापचय अभिक्रियाएं। उपापचय अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। उपापचय अभिक्रियाएं। उपापचय अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? पहले तो हम ये जानेंगे उपापचय अभिक्रिया का मतलब है कोशिका में होने वाली उपचय एवं अपचय
अपचय अभिक्रियाओं को उपापचय अभिक्रियाएं कहा जाता है। यानी कोशिका में होने वाली उपचय एवं अपचय अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है? उपापचय अभिक्रियाएं हैं वो कहा जाता है। दोनों अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? उपापचय अभिक्रियाएं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन कहा जाता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो कहा जाता है, उपापचय अभिक्रिया है वो कहा जाता है। अब इसके बाद में हम उपचय एवं अपचय अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे कि उपचय अभिक्रिया क्या होती है और अपचय क्या होती है। सबसे पहले मैं लेता हूं उपचय अभिक्रिया। और उपचय अभिक्रिया का इंग्लिश में नाम होता है एनाबॉलिक। क्या नाम है? एनाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है? देखो, एनाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें छोटे अणु मिलकर बड़े अणु का निर्माण करते हैं उन्हें हम बोलते हैं उपचय या एनाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हम जानते हैं, जैसे डीएनए है, आरएनए है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, लिपिड है। डीएनए, आरएनए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड है। ये सभी किसके उदाहरण हैं? ये उपचय अभिक्रिया के उदाहरण है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें छोटे छोटे अणु मिलकर बड़े अणु का निर्माण करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि डीएनए अणु का निर्माण है, उसमें 3 घटक है वो भाग लेते हैं। कितने घटक? 3 घटक। सबसे पहला पॉइंट आता है पेंटोज शर्करा जो 5 कार्बन युक्त होती है। दूसरा जो पॉइंट इसमें आता है पेंटोज शर्करा के बाद में दूसरा आता है नाइट्रोजनी क्षारक। और तीसरा जो घटक आता है उसका जो नाम होता है वो है फास्फोरिक अम्ल। क्या नाम होता है? फास्फोरिक अम्ल। ये 3 छोटे छोटे अणु मिलकर एक डीएनए के बड़े अणु का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं उपचय या एनाबॉलिक रिएक्शन है वो कहा जाता है। इसके बाद में हम दूसरी रिएक्शन है उसके बारे में चर्चा करेंगे, अपचय अभिक्रिया, कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है? देखो, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें बड़े अणु छोटे छोटे अणुओं में विभक्त हो जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? अपचय अभिक्रियाएं कहा जाता है। यानी अपचय अभिक्रिया में क्या होता है? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें बड़े बड़े अणु छोटे अणुओं में विभक्त हो जाते हैं, अपचय या कैटाबॉलिक रिएक्शन है वो कहा जाता है। इसका जो एग्जाम्पल होता है सब्सटेंस रिस्पायरेशन। क्या होता है इसका उदाहरण? सब्सटेंस रिस्पायरेशन इसका उदाहरण होता है। ठीक है, सब्सटेंस की क्रिया का समीकरण है C6H12O6 प्लस O2। ठीक है, यहां बनता है CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। क्या है? ऊर्जा है। ये यहाँ पे देखो, ये बड़ा अणु है और किसमें टूट गए? छोटे अणुओं में टूटे जाते हैं। तो इस अभिक्रिया का नाम होता है अपचय अभिक्रिया नाम होता है। इसे हम बोलते हैं अपचय अभिक्रिया। और हमें पता है दोनों अभिक्रिया मिलकर क्या बनाते हैं? उपापचय अभिक्रिया कहलाती है। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे एंजाइम की स्ट्रक्चर, एंजाइम की संरचना के बारे में हम बात करेंगे कि एंजाइम की जो संरचना है वो किस प्रकार की पाई जाती है। एंजाइम की संरचना। अब एंजाइम की जो संरचना हमें पता है कि जो एंजाइम है
वो सभी एंजाइम में प्रोटीन होते हैं, परंतु सभी प्रोटीन एंजाइम में नहीं होते हैं। इसका अपवाद मैंने बताया था, राइबोजाइम में प्रोटीन ही एंजाइम होता है। क्या होता है? प्रोटीन ही एंजाइम। अब देखो होलोजाइम, होलोजाइम बराबर होलोजाइम बराबर हम लिखेंगे एपो एंजाइम। क्या लिखेंगे? एपो एंजाइम, ठीक है। प्लस एपो एंजाइम साथ में हम लिखेंगे कोफैक्टर, कोफैक्टर। अब इसलिए होलो एंजाइम को हम बोलते हैं पूर्ण एंजाइम। क्या बोलते हैं? पूर्ण एंजाइम बराबर एपो एंजाइम। एपो एंजाइम यहां होता है प्रोटीनीय भाग। क्या होता है? प्रोटीनीय भाग। प्लस कोफैक्टर को हम बोलते हैं सहकारक। क्या बोलते हैं? सहकारक जो होता है वो अप्रोटीनीय भाग होता है। कैसा भाग होता है? अप्रोटीनीय भाग कहलाता है। यानी कहने का मतलब क्या है? सिंपल सा ये है, एंजाइम है वो प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन है वो एंजाइम नहीं होते। होलो एंजाइम बराबर होता है एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। यहां पर होलो एंजाइम होता है पूर्ण एंजाइम। एक एंजाइम का निर्माण सामान्यतः मैंने बताया कि जो राइबोजाइम है वो अप्रोटीनीय प्रकृति का एंजाइम है। कुछ एंजाइम ऐसे हैं वो पूर्ण रूप से प्रोटीन से बने। एग्जाम्पल होता है पेप्सिन। यूरिएज एंजाइम है वो पूर्ण प्रोटीनीय एंजाइम होते हैं। उदाहरण लिया हमने होलो एंजाइम, होलोजाइम बराबर हो गया एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। तो यहाँ पे पूर्ण एंजाइम का निर्माण है वो प्रोटीनीय भाग और अप्रोटीनीय भाग से मिलकर होता है। अप्रोटीनीय भाग को कोफैक्टर या सहकारक हमें कहते हैं। अब इसके बाद में मैं बात करता हूं कोफैक्टर है अप्रोटीनीय भाग है वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ पे सहकारक है वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला प्रोस्थेटिक समूह। दूसरा जो कारक हो सकता है यहाँ पे वो कारक होगा सह एंजाइम। क्या होगा? सह एंजाइम। इसको इंग्लिश में को एंजाइम बोलते हैं। और तीसरा होगा एक्टिवेटर, जिसको हम बोलते हैं सक्रियक। क्या बोलते हैं? सक्रियक है वो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सक्रिय कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है एक पूर्ण एंजाइम का निर्माण है, होलोजाइम का निर्माण है एपो एंजाइम और कोफैक्टर से होता है। एपो एंजाइम में प्रोटीनीय भाग है, कोफैक्टर है वो सहकारक होता है प्रोटीनीय भाग। प्रोटीनीय भाग 3 प्रकार का होता है, प्रोस्थेटिक समूह, दूसरा है सह एंजाइम और तीसरा होता है एक्टिवेटर या सक्रियक हो सकता है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो हम लेते हैं इसमें प्रोस्थेटिक समूह। प्रोस्थेटिक समूह जो है प्रोटीनीय भाग होता है। प्रोस्थेटिक समूह क्या होता है? देखो प्रोस्थेटिक समूह का मतलब है जब सहकारक एपो एंजाइम से दृढ़ता से जुड़े हों। जब सहकारक है वो प्रोटीनीय भाग एपो एंजाइम के साथ दृढ़ता से जुड़े हों। दोनों किससे जुड़े हों? दृढ़ता से जुड़े हो, यानी एपो एंजाइम और कोफैक्टर दृढ़ता से जुड़े हों तो इन्हें प्रोस्थेटिक समूह है वो कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है साइटोक्रोम। क्या उदाहरण है इसका? साइटोक्रोम। और दूसरा है फ्लेवोप्रोटीन। ये 2 उदाहरण हैं जो प्रोस्थेटिक समूह के हैं, जिसमें क्या होते हैं? दृढ़ता से जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? दृढ़ता से जुड़े होते हैं। इसके बाद में हम दूसरा जो एग्जाम्पल है वो लेते हैं सह एंजाइम। दूसरा है सह एंजाइम। सह एंजाइम को हम को एंजाइम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? को एंजाइम। इसमें क्या होता है? जो सहकारक हैं वो एपो एंजाइम के साथ ढीले रूप से जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं? ढीले रूप से जुड़े होते हैं। ढीले रूप से जुड़े होने का मतलब है इन्हें आसानी से पृथक किया जा सकता है और आसानी से इन्हें है वो जोड़ा जा सकता है। ये कहलाते हैं सह एंजाइम है वो कहलाते हैं। इसका जो उदाहरण होता है उन उदाहरणों में पहला उदाहरण आता है NADP FAD
और COA कोएंजाइम, ये कोएंजाइम होता है। FAD की फुल फॉर्म होती है फ्लेविन एडेनेक्सिन डाई न्यूक्लियोटाइड, डाई न्यूक्लियोटाइड, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ये लास्ट में फास्फेट आ जाएगा। इसका नाम हो गया एन का न्यूक्लियोटाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इसका फ्लेविन एडेनोनिन डाई न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये हो गया कोएंजाइम। यानी यहाँ पे जो सह एंजाइम है, सह कारक है, वो एपो एंजाइम के साथ ढीले जुड़े हुए, आसानी से हट सकते हैं और आसानी से जुड़े सकते हैं, इसे हम बोलते हैं सह एंजाइम बोलते हैं। और उसके बाद में जो लास्ट इसका जो पॉइंट आता है वो आता है तीसरा, एक्टिवेटर सक्रियक, एक्टिवेटर के सक्रियक आता है। अब सक्रियक क्या होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। यह अकार्बनिक धातु आयन होते हैं जो एपो एंजाइम से जुड़कर एंजाइम को सक्रिय करने का कार्य करते हैं। देखो एक्टिवेटर या सक्रियक क्या होते हैं, सहकारक। ये एपो एंजाइम से जुड़कर, ये एपो एंजाइम से जुड़कर क्या करते हैं, एपो एंजाइम से जुड़कर एंजाइम को सक्रिय करने का कार्य करते हैं। अकार्बनिक धातु होते हैं ये, FeZn और Mn, ये क्या होते हैं, एक्टिवेटर या सक्रियक होते हैं जो क्या करते हैं, अकार्बनिक धातु आयन होते हैं। अकार्बनिक धातु आयन जो एंजाइम को क्या करते हैं, सक्रिय करने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, एंजाइम को सक्रिय करने का कार्य करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है कि जो एंजाइम है, एंजाइम की संरचना है, उसमें एंजाइम का जो पूर्ण भाग है होलोजाइम कहलाता है, जिसे हम पूर्ण एंजाइम बोलते हैं। इसका निर्माण एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर से होता है। एपो एंजाइम प्रोटीनीय भाग होता है और कोफैक्टर सहकारक अप्रोटीनीय भाग है, वो कहलाता है। यानी मैंने बताया कि सामान्यतः जो एंजाइम है वो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन है वो एंजाइम नहीं होते हैं। तो एंजाइम के दो पार्ट होते हैं, एक प्रोटीनीय भाग, दूसरा अप्रोटीनीय भाग होता है। अप्रोटीनीय भाग है उसको कोफैक्टर या क्या कहते हैं, सहकारक। ये तीन प्रकार के हो सकते हैं, प्रोस्थेटिक हो सकते हैं, सह एंजाइम हो सकता है, सक्रियक हो सकता है। अब देखो सबसे पहला भाग आता है सहकारक का, प्रोस्थेटिक समूह है। इसमें क्या होते हैं, कोफैक्टर या सहकारक है, एपो एंजाइम के साथ दृढ़ता से जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल आता है साइटोक्रोम और फ्लेवोप्रोटीन। दूसरा आता है सह एंजाइम, को एंजाइम, को एंजाइम। इसमें जो कोफैक्टर या सहकारक है वो एपो एंजाइम के साथ ढीले रूप से जुड़े होते हैं। ढीले रूप से जुड़े होने का मतलब है आसानी से पृथक हो सकते हैं और आसानी से जोड़े जा सकते हैं। सह एंजाइम, को एंजाइम के उदाहरण है NAD, NADP, FAD, COA। तीसरा आता है सक्रियक एक्टिवेटर। ये अकार्बनिक धातु आयन है जो एपो एंजाइम के साथ में जुड़कर एंजाइम की सक्रियता को क्या करते हैं, बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसके उदाहरण है एपीफेरस, जिंक और मैग्नीज। ये क्या होते हैं, एक्टिवेटर, सक्रियक होते हैं। क्या होते हैं, सक्रियक कहलाते हैं। ये एंजाइम की क्या होती है, संरचना होती है। यानी एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन प्रकृति के कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में जैव उत्प्रेरक का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ये कहलाते हैं एंजाइम। ये थे एंजाइम की संरचना, एंजाइम की खोज किसने की। इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एंजाइम के कौन कौन से गुण हैं वो पाए जाते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। ओके।